पंजाब की सियासत में जहाँ मैं कह रही हूँ मुद्दों के साथ एक सवाल तो ये राघव चड्ढा कौन है, इसका नानका कहाँ है, इसका दाता ये पंजाब में क्यों आया? चन्नी साहब खासी मेरे से परेशान रहते हैं। आपकी एज ए एमएलए, दिल्ली एमएलए की सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी 12,000 रुपये है बस। तो जब वो चेक घर पे दिया तो कैसा लगा? हम पॉलिटिक्स में अपना करियर छोड़ कर आए, पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाने नहीं आए। चाय भी आ गई। चाय भी आ गई। जिसके बारे ये सुना है कि बॉन्ड स्ट्रीट में शॉपिंग करते थे, वहाँ पे कॉफ़ी पीते थे, आज पंजाब की चाय की दुकानों में नुक्कड़ में नज़र आते हैं। पॉलिटिक्स में आने का कोई मन नहीं था, सियासत करने का कोई मन नहीं था, पार्टी बनाने का भी उस समय कोई विचार नहीं था। देखिए मेरे रूट्स पंजाब में है, मैं इसी सूबे का हूँ, मेरा दाद का यहाँ पे, मेरा नान का यहाँ पे। तो ऐसी क्या ज़रूरत थी कि मतलब यहाँ कमी थी कि पंजाब की अपनी टीम ये नहीं कर पाई, दिल्ली से आपको आना पड़ा ये सब करने के लिए? आपका सीएम फेस कौन होगा? तो मैंने कहा जी हम अनाउंस करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी सीएम फेस नहीं अनाउंस करेगी, ऑपोजिशन भी चलाने बांट के आपस में प्यार से भाईचारे के साथ काम करेंगे। हम चन्नी साहब और सिद्धू साहब की तरह काम नहीं करेंगे जो आपस में एक दूसरे की कुर्सी खींचते रहते हैं। फिर हमने भगवंत मान साहब को अनाउंस कर दिया, हमारे सबसे बड़े नेता है पंजाब के। हमने कहा मान साहब को एक मौका पंजाब दे, ये हमारे सीएम फेस है, लोगों से पूछ के अनाउंस कर दिया। अब कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मान साहब को कर दिया, लेकिन चलाएगा केजरीवाल ही। अगर मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को, बीजेपी, कांग्रेस या किसी पार्टी को ज्वाइन करने का विचार भी, एक थॉट भी अपने मॉम डैड के सामने रखता, माता पिता के सामने, तो मेरा नाम वसीयत से कटवा देते और घर से निकाल देते। तो मेरी मदर ने मना कर दिया। सैक्रिफाइस, फाइनेंशियल सैक्रिफाइस, सोशल सैक्रिफाइस, आपको अपनी रेगुलर आमदनी, जैसे अब अरविंद जी का एग्जाम्पल लीजिए। अब अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, IIT से इंजीनियरिंग करी, करोड़ों रुपए की काम छोड़कर समाज सेवा में ना स्पीच देनी आती थी, ना भाषण देना आता है, ना इंटरव्यू देना आता था। तो दे आर इशूलेस, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। पर मैं पीपी किट पहन के LNJP के ICU वार्ड्स में घूमता था, पेशेंट्स का हाल जानने के लिए। आपको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, डॉक्टर्स आते हैं नहीं आते हैं, नर्स सही समय पे आती है नहीं आती। उस समय लोग अपने घर पे बैठे कोविड के मरीज को हाथ नहीं लगाते। सोफिस्टिकेटेड सूट टाई लगाकर दफ्तर में बैठकर बैलेंस शीट बनाते थे, क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट्स करते थे एक्सेट्रा। और वहाँ से कहाँ आप गलियों में, पिंडों में घूम घूम के लोगों से वोट मांग रहे हैं। अब बड़े बड़े नेताओं के 7 स्टार होटल बन गए। इस हेल्थ क्राइसिस में हम सब मैदान जंग में लड़ाई लड़ रहे थे। कोरोना रूपी राक्षस, अरविंद केजरीवाल जी खुद सड़कों पे थे, हॉस्पिटल्स में थे। किसी को कंटेंटमेंट नाम और शोहरत से मिलती है, किसी को कंटेंटमेंट और चीज़ों से मिलती है। हम लोगों को कंटेंटमेंट लोगों के लिए काम करके, उनका भला करके, कुछ समाज के लिए अच्छा करके मिलती है। पंजाब के चुनाव में एक मुद्दा जहाँ पे नशा है, जहाँ पे शराब है, जहाँ पे माफिया, एक मुद्दा है कि राघव चड्ढा कौन है और ये पंजाब में क्या कर रहे हैं। सो आज गर्मा गर्म चाय के साथ हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि राघव चड्ढा कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। चाय भी आ गई। चाय भी आ गई। राघव, जिसके बारे ये सुना है कि बॉन्ड स्ट्रीट में शॉपिंग करते थे, वहाँ पे कॉफ़ी पीते थे, आज पंजाब की चाय की दुकानों में नुक्कड़ में नज़र आते हैं। कैसे हुआ ये सब? बॉन्ड स्ट्रीट तो बागा पुराना है। देखिए जी, मुझे लगता है कि परमात्मा ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस बार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को और हम सबको दी है, पंजाब को फिर से खुशहाल बनाने की। और उस इतनी बड़ी लड़ाई में, इतनी बड़ी मुहिम में एक छोटा सा ओहदा, एक छोटा सा किरदार निभाने की मुझे एक जिम्मेदारी मिली है। तो मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे मौका मिला है। और परमात्मा करे कि हम जिस मिशन पे निकले हैं उसमें सक्सेसफुल हों, सफल हों। चलो मिशन पे तो आएंगे, पर मिशन हमेशा डिपेंड करती है फ़ौज में कौन है, फ़ौज का जनरल कौन है। सो पहले आप मुझे ये बताइए, आई बिलीव आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आए हैं, वहाँ से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कैसे शुरू हुआ? मैं पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। और मैं इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में भी अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहा था। अपनी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, सारी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, तो उस समय देश में लोकपाल मूवमेंट, अन्ना हज़ारे आंदोलन पीक पे था। तो उस समय मुझे अरविंद केजरीवाल जी से मिलने का एक सौभाग्य मिला। आई हैड द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग हिम। और मेरा मिलने का मकसद बस यही था कि मैं इस पूरी आंदोलन में अगर कुछ 4, 5, 7 घंटे हफ्ते के देकर कुछ वॉलंटियर काम कर सकूं, कुछ सेवा कर सकूं, तो मैं समझूंगा कि मेरा भी योगदान रहा, इस हवन में मेरी भी एक आहुति आ गई।
और वहाँ से जर्नी शुरू हुई। पॉलिटिक्स में आने का कोई मन नहीं था, सियासत करने का कोई मन नहीं था, पार्टी बनाने का भी उस समय कोई विचार नहीं था। वो तो आंदोलन चलता गया और इन कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने अरविंद जी को, हम सबको चैलेंज किया कि है हिम्मत तो बनाओ पार्टी, है हिम्मत तो लड़ो इलेक्शन, है हिम्मत तो आओ मैदान में। तो हमने पार्टी बना ली, इलेक्शन लड़ लिए। तो अरविंद केजरीवाल जी की उंगली पकड़ के मैं इस सियासत कहो या इस पॉलिटिकल एक्टिविज़म कहो, उस जर्नी पे चल पड़ा और यहाँ तक आ गए हैं। जिसने आपकी बचपन से उंगली पकड़ी थी, आपके पिताजी, और जिन्होंने आपको लंदन पढ़ने भेजा, काफ़ी खर्चा किया होगा पढ़ाने में, कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी, उनकी उंगली आपने छोड़ दी। नहीं, उन्होंने कुछ बुरा नहीं बनाया कि मेरे बच्चे इतना पढ़ाया लिखाया, अगर तुमने ये सब ही करना था तो फिर लंदन क्यों भेजा तुमको? नहीं, देखिए, उनकी उंगली नहीं छोड़ी है उनकी उंगली पकड़ी हुई है। अगर फैमिली में कोई बैकग्राउंड में है? कोई नहीं, ना मेरे फैमिली में मुझसे पहले कोई पॉलिटिक्स में था, और ना ही मुझे लगता है मेरे बाद कोई पॉलिटिक्स में आएगा। वो तो डिपेंड करेगा कि शादी होती है कि नहीं उसके बाद। नहीं, शादी तो हो ही जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को, बीजेपी, कांग्रेस या किसी पार्टी को ज्वाइन करने का विचार भी, एक थॉट भी अपने मॉम डैड के सामने रखता, माता पिता के सामने, तो मेरा नाम वसीयत से कटवा देते और घर से निकाल देते। ठीक है ना जी, बिकॉज ये एक पाक साफ आंदोलन था, एक पाक साफ पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी जैसे लीडर हमारे पास हैं और हम सच्चे दिल से विद वेरी गुड क्लीन इंटेंशंस कुछ काम करना चाहते हैं। इसीलिए मेरी पूरी फैमिली ने, मॉम डैड ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया मुझे इस पूरी जर्नी में। और जितना बड़ा मैं अरविंद केजरीवाल जी का फ़ैन हूँ, उतने ही बड़े फैंस उनके मेरे माता पिता हैं। आपकी एज ए एमएलए, दिल्ली एमएलए की सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी 12,000 रुपये है बस। तो जब वो चेक घर पे दिया तो कैसा लगा? नहीं, देखिए, हम लोग अपना करियर छोड़ के पॉलिटिक्स में आए हैं कि पॉलिटिक्स को साफ करें और पॉलिटिक्स को देश की सेवा जो कहा जाता था उसे वास्तव में देश की सेवा बनाएं। हम पॉलिटिक्स में अपना करियर छोड़ कर आए, पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाने नहीं आए। ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है और सियासतदानों में और आम आदमी पार्टी। बिजनेस फैमिली में ये अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है। मैं अपने एज अ मदर सोच रही हूँ कि मेरा बेटा भी बाहर जाने वाला है। अगर वो सब मेरा इतने सालों की मेहनत के बाद वो कहे कि मम्मा अब तो मैं चला हूँ पॉलिटिक्स में, मेरी 12,000 की सैलरी आनी है, अगर ऑनेस्ट पॉलिटिक्स करनी है तो यूर राइट, ये बिजनेस नहीं हो सकता। नहीं, मैं अपनी 12,000 की सैलरी के साथ साथ अपनी सीए की प्रैक्टिस भी रखता हूँ। बिकॉज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। जब मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आया, जब मैंने इलेक्शन लड़ने का विचार घर वालों से के सामने रखा, तो मेरी मदर ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा मदद करो, साथ में काम करो, अरविंद जी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, इनके साथ लगे रहो, मेहनत करो, ईमानदारी से काम। बट ये पॉलिटिक्स, इलेक्शन लड़ना वरना हम जैसे लोग नहीं कर पाते हैं, तुम नहीं कर पाओगे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया और उनसे हाँ भरवाई। उसमें उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया था कि कभी भी बेटा अपनी सीए प्रैक्टिस नहीं छोड़ना, क्योंकि दैट शुड बी योर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ अर्निंग। मैं अपनी कमाई, अगर एक जैकेट मुझे खरीदनी है तो एमएलए की सैलरी से तो नहीं आएगी, तो सीए का जो काम है उसे बंद नहीं करना, क्योंकि अगर वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गया तो फिर आदमी पैसे कमाने के लिए ना गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। अक्सर देखते हैं नेता कोई इलीगल काम सो उन्होंने कहा कभी सीए की प्रैक्टिस नहीं छोड़ना, दैट शुड बी योर प्रिंसिपल ब्रेड विनिंग एक्टिविटी। घर की दाल रोटी उससे चलनी चाहिए। तो मैंने आज तक, अभी तक तो मैं उस प्रॉमिस पे कायम हूँ पूरा। आपको जब तक ये कोई साल से पहले, जब तक आप लोग पंजाब में इतना सीरियसनेस नहीं हुई थी, आपको हमेशा हमने नेशनल टीवी डिबेट में देखा था। हर वक्त आप दिल्ली के मुद्दे सॉल्व कर रहे होते थे। दिल्ली की ऑक्सीजन फाइट में सबसे पहले आई थिंक आपने ही वो सारा हैंडल किया था। सो उसमें टाइम मिल जाता है अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए भी? बहुत कम मिलता है। लोग हैं, टीम है, साथी हैं जो करते हैं। थोड़ा बहुत समय मिल जाता है तो हाथ पांव मार के कर लेते हैं, बट बहुत चैलेंजिंग है। जैसा कि मैंने कहा, हम लोग अपना करियर छोड़ के इसमें आए। इट हैज़ बीन अ ह्यूज पर्सनल सैक्रिफाइस, फाइनेंशियल सैक्रिफाइस, सोशल सैक्रिफाइस। आपको अपनी रेगुलर आमदनी, जैसे अब अरविंद जी का एग्जांपल लीजिए। अब अरविंद केजरीवाल जी इनकम टैक्स के कमिश्नर थे, आईआईटी से इंजीनियरिंग करी, करोड़ों रुपए की काम छोड़कर समाज सेवा में आ गए। हम लोग भी चाहते हैं, अगर मेरी लंदन में प्रैक्टिस होती, मैं एक प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट बुटीक मैंने शुरू किया था। आई यूज्ड टू मैनेज फंड्स फॉर सम पीपल एटसेट्रा, इन्वेस्टमेंट्स करते थे, बैलेंस शीट्स बनाते थे, ऑडिट किया करते थे, ट्रांसफर प्राइसिंग में आज भी करता हूँ, वो काम किया करते थे।
वो सारी चीज़ें अगर करते तो करोड़ों रुपए कमा सकते थे, पर हमने उन चीज़ों को सैक्रिफाइस करके। सेटिस्फैक्शन है बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। मेरा अपना ये मानना है, मैं आपको अपनी दिल की बात बताऊं, हर इंसान सिर्फ कंटेंटमेंट और सेटिस्फैक्शन के लिए काम करता है। किसी को कंटेंटमेंट पैसे से मिलती है, किसी को कंटेंटमेंट नाम और शोहरत से मिलती है, किसी को कंटेंटमेंट और चीज़ों से मिलती है। हम लोगों को कंटेंटमेंट लोगों के लिए काम करके, उनका भला करके, कुछ समाज के लिए अच्छा करके मिलती है। सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है, मैं आपको दिल्ली का एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में हमारी सरकार बनी, शानदार स्कूल्स अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बनाए। 16 लाख दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की ज़िंदगी बदल गई। उस 16 लाख बच्चों की ज़िंदगी बदलता देख वो जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो आप करोड़ों रुपए कमा लीजिए नहीं मिलेगी, जितनी धन दौलत प्रॉपर्टीज़ कमा लीजिए नहीं मिलेगी। वो सेटिस्फैक्शन उस कंटेंटमेंट के पीछे हम सब भागते हैं। हमें वो कंटेंटमेंट चाहिए, ये दूसरी कंटेंटमेंट नहीं चाहिए। पर एक लंदन में पढ़ा हुआ लड़का जब दिल्ली की सड़कों में वोट मांगने निकला था पहली बार, कैसा लगा? नहीं देखिए, बहुत बड़ा चेंज है लाइफ में। हम ना स्पीच देनी आती थी, ना भाषण देना आता है, ना इंटरव्यू देना आता था। तो बहुत लाइफ चेंजिंग। आपकी आवाज़ में भी चेंज आई है। मैं बिकॉज रात को डिबेट देखना मेरी खुराक टाइप है, सो वो डिबेट में आपकी आवाज़, आपकी स्पीकिंग, हर चीज़ में बहुत चेंज आई। मैं पहली बार, मैं आपको बताऊं, मुझे पहली बार टीवी स्क्रीन का सामना करने का मौका मिला था दिसंबर 2013 में, जब हमारी पहली बार सरकार बनी थी। हमारे जिस दिन रिजल्ट्स आए थे उस दिन मैं सबसे पहले कैमरा के सामने बैठा था, और सबसे पहला इंटरव्यूअर जिसने मेरा इंटरव्यू लिया वो थे डॉक्टर प्रणय रॉय, जिसे इंडियन मीडिया, कम से कम न्यूज़ चैनल्स का भीष्म पितामह कहा जाता है ना जी। तो आप सोचिए कि मैं कितना नर्वस होऊंगा, पर सीखते 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 आप सीख जाते हैं। हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, हम दिल की बात, जैसे अरविंद जी दिल से बात करते हैं, हम जो मन में आता है, दिल की बात होती है, वो बोल देते हैं। सो इट्स बीन वेरी चैलेंजिंग। ये एक बड़ी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है। और कहाँ आप सोफिस्टिकेटेड सूट टाई लगाकर दफ्तर में बैठकर बैलेंस शीट बनाते थे, क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट्स करते थे एक्सेट्रा, और वहाँ से कहाँ आप गलियों में, पिंडों में घूम घूम के लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन शायद यही मेरी कॉलिंग होगी, और तकदीर, कुदरत, परमात्मा ये करवाना चाहता होगा हमारे ज़रिए कुछ काम, तो हमें इसमें लगा दिया। आपको एक वंडर बॉय भी कहा जाता है, जो मतलब केजरीवाल का जैसे कह रहे हैं कि खास ब्लू आइड बॉय ऑफ अरविंद केजरीवाल। इतनी जल्दी आपका ग्राफ ऊपर आया है? अरे नहीं, ऐसा कोई ग्राफ ऊपर नहीं आया है। और तो आपने ऐसा क्या किया जो उनको लगता है आपने बहुत विश्वास? मैं देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अरविंद जी के साथ काम करके जो मुझे इस जीवन में सीखने को मिला इस लाइफ में, वो अद्भुत है, वो अविश्वसनीय है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो दिल्ली में आपको सौंपी गई हैं? देखिए, अरविंद जी ना, मैं जितना उन्हें समझता हूँ, वो इंसान के अंदर 2-3 चीज़ें देखते हैं, ठीक है ना जी। पहला तो वो देखते हैं कि वो आदमी ईमानदार है कि नहीं, और दूसरा वो काम देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए करना चाहता है कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करना चाहता है। तो जो आदमी ईमानदार हो और देश के लिए, लोगों के लिए काम करना चाहता है, वो अरविंद जी की साथ है, फिर आप काम कर सकते हैं उनके साथ। तो वो एक वो चीज़ है जो इमीडिएटली वो जज कर लेते हैं। और शायद क्योंकि हम लोग एक सच्ची भावना से लगे हैं लोगों का की सेवा करने के लिए, तो उनके साथ हमारी ये यात्रा परमात्मा की कृपा से चल रही है। और मैं तो, ही इज़ माई लीडर, ही इज़ माई मेंटोर। उंगली पकड़ के मैं सीखा हूँ, उनकी उंगली पकड़ के सियासत में चलना। तो वो एक बड़ा ही लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा है अरविंद जी के साथ। जब दिल्ली में कोरोना का क्राइसिस था, दिल्ली को ऑक्सीजन शॉर्टेज बहुत ज़्यादा थी, तब आपने ये सब संभाला, कैसे हैंडल किया वो? भाई, केजरीवाल सरकार की लीडरशिप में हम सब ने अपनी अपनी कोशिशें करी, और मुझे कुछ जिम्मेदारियां दी गई थी उस समय। ऑक्सीजन क्राइसिस जब था तब उसकी मैनेजमेंट को लेकर, तो प्रॉब्लम ये थी कि डिमांड ऑक्सीजन की बहुत बढ़ गई। सप्लाई जितनी ऑर्डिनरीली होती थी वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम कर दी, तो डिमांड बढ़ती जा रही है। सप्लाई वैसे रोज़ाना जितनी होती थी वो घटती जा रही है, तो डिमांड सप्लाई गैप बहुत बड़ा हो गया था। तो इंटेलिजेंटली ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करके हर हॉस्पिटल में सही समय पे पहुंचाकर लोगों की जान बचाना था। तो उसमें कई 100 लोगों ने काम किया, उसमें एक मैं भी था। लेकिन एक बहुत ही मेरी ज़िंदगी का सबसे चैलेंजिंग सबसे चैलेंजिंग लम्हा वो था। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोट करी, चाहे उस टाइम सारा नेशनल मीडिया दिल्ली की तरफ, इंटरनेशनल मीडिया बोर्ड से दिल्ली की तरफ देख रहा है कि दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है,
दिल्ली के लोग सड़कों में, गाड़ियों में देखा हमने, कहाँ गुरुद्वारों में लंगर लगे, ऑक्सीजन लंगर, एंड ऑल दैट वाज हैपनिंग। पर दिल्ली के लोगों का इतना प्यार और विश्वास है कि चाहे वो थोड़ी देर संभालने को लगे पर वो आपसे नाराज़ नहीं होते। देखिए, नाराज़ तो उससे होते हैं जो शख्स उस आपातकाल, उस इमरजेंसी पीरियड में, हेल्थ क्राइसिस में अपने घर जाकर सो जाए। इस हेल्थ क्राइसिस में हम सब मैदान जंग में लड़ाई लड़ रहे थे कोरोना रूपी राक्षस से। अरविंद केजरीवाल जी खुद सड़कों पे थे, हॉस्पिटल्स में थे। मेरे को अरविंद जी ने एलएनजेपी चेयरमैन, एलएनजेपी अस्पताल जो एशिया का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है, उसमें चेयरमैन की जिम्मेदारी दी है। मैं खुद कोविड से रिकवर हुआ था उस टाइम, और डॉक्टर्स ने कहा अभी नहीं जाना, अभी आप बड़े कमज़ोर हैं। पर मैं पीपी किट पहन के एलएनजेपी के आईसीयू वार्ड्स में घूमता था पेशेंट्स का हाल जानने के लिए। आपको खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, डॉक्टर्स आते हैं नहीं आते हैं, नर्स सही समय पे आती है नहीं आती। उस समय लोग अपने घर पे बैठे कोविड के मरीज़ को हाथ नहीं लगाते थे, और मैं रिकवर हुआ था कोविड से, लेकिन हम पीपी किट पहन के लोगों की सेवा में उतर गए। तो हम लोगों ने मैदान जंग में जंग लड़ी, तो इसलिए लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला। देखिए, वो बड़ी चैलेंजिंग समय से हमने बहुत लोगों को खोया, और उसमें कोई खुशी का पल था ही नहीं। आप जितनी भी सेवा कर लो कम थी, क्योंकि जाने तो जानी थी, कुछ लोगों की जानें गई, तो हमें उसमें बड़ी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। एक भी जान गई तो मैं मानता हूं कि हम सभी जिम्मेदार हैं उसके। और चाहे ऑक्सीजन का सप्लाई पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली, तो कुछ जद्दोजहद हमें करनी पड़ी। लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो आप जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, मैं आपको कैमरे पे सामने दिखता हूँ, और मैं शायद ज़्यादा बोलता हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आऊँगा, आपको रैली में नज़र आऊँगा, एटसेट्रा, तो आपको लगता है कि शायद मैं ही इकलौता ऐसा शख्स हूँ। लेकिन आम आदमी पार्टी में मुझसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड, कहीं ज़्यादा कमिटेड, कहीं ज़्यादा डेडिकेटेड लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं। वो मुझसे कहीं ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, पर शायद मैं कैमरे पर होता हूँ तो ज़्यादा नज़र आता हूँ। चलिए, ये तो दिल्ली की जर्नी हुई। आज पंजाब की सियासत में, जहाँ मैं कह रही हूँ मुद्दों के साथ, एक सवाल तो ये राघव चड्ढा कौन है, इसका नानका कहाँ है, इसका दादका, ये पंजाब में क्यों आया। ये जो 1 साल पहले से हम देखें तो आम आदमी पार्टी ऐसे हालत में थी कि लगता नहीं था कि वो इस बार ऑपोजिशन शायद कुछ ही सीट्स ले पाएगी, हैंडफुल, वो 1 2 3 4 की काउंटिंग चल रही थी। ये 1 साल में बहुत चेंज आई है, उस चेंज में आपका भी एक बड़ा हाथ है। आपको पंजाब क्यों भेजा गया? क्यों भेजा गया, ये तो आप अरविंद जी से पूछें, वो बताएंगे। लेकिन देखिए, मेरे रूट्स पंजाब में है, मैं इसी सूबे का हूँ, मेरा दादका यहाँ पे, मेरा नानका यहाँ पे। और आपकी मदर क्या सरदारनी है? हाँ जी, माय मदर इज सरदारनी। क्या नाम है उनका? अलका चड्ढा। अलका चड्ढा। और सो कभी अलका कौर होंदी सी? हाँ, अलका कौर होंदी सी। चन्नी साहब खासी मेरे से परेशान रहते हैं और कहते रहते हैं मेरे बारे में, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, कि ना हमारा नानका यहाँ पे है ना दादका यहाँ पे। तो मेरा तो नानका भी यहाँ पे, मेरा दादका भी यहाँ पे, पर वो मेरे से नाराज़ रहते हैं क्योंकि शायद मैं उनके हलके में जाकर, वो जिंदापुर पिंड में इलीगल सैंड माइनिंग चल रही थी, वो मैंने थोड़ा लाइव रेट करके एक्सपोज कर दिया। खैर, तो अब मुझे यहाँ शायद इसलिए ज़िम्मेदारी दी गई कि हम पूरी मजबूती से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार आम आदमी पार्टी पंजाब में ज़रूर मोर्चा फतेह करेगी। और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं लगती है। आज से करीब 1-1.5 साल पहले जो आपने ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हमारे देखे, अरविंद जी की लीडरशिप में हमने पूरे संगठन का विस्तार किया, ऑर्गेनाइजेशनली पूरे आम आदमी पार्टी को ओवरहॉल किया, और एक बढ़ते आज आम आदमी पार्टी, मैं कह सकता हूँ कि एक इस स्तर पे पंजाब में खड़ी है कि पूरी जनता, पूरे लोग, पूरी आवाम सूबे की एक मौका अरविंद केजरीवाल को, भगवंत मान को, आम आदमी पार्टी को देना चाहती है। तो ऐसी क्या ज़रूरत थी कि, मतलब यहाँ कमी थी कि पंजाब की अपनी टीम ये नहीं कर पाई, दिल्ली से आपको आना पड़ा ये सब करने? देखिए, ये दिल्ली पंजाब ही ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल जी से बेशुमार मोहब्बत करते हैं। पंजाब के लोगों के दिलों में अरविंद केजरीवाल जी बसते हैं, और वो चाहते हैं कि जो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिल्ली में देखा, स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, बिजली, पानी, एटसेट्रा, वो सारा पंजाब में भी लागू हो। तो पंजाब के लोगों के मन में ऐसा कुछ नहीं है। ऑपोजिशन ये प्रोपेगेंडा फैलाता है, और मैं ऑपोजिशन को कहना चाहता हूँ कि आप एक इशूलेस ऑपोजिशन बन के रह गए हैं। कभी वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल का रंग काला है इसलिए उसे वोट मत दो,
कभी कहते हैं कि वो बाहर से आता है इसलिए उसे वोट मत दो, कभी कहते हैं भाई भगवंत मान की जैकेट खराब है इसलिए वोट मत दो, कभी कहते हैं राघव चड्ढा की ज़बान खराब है इसलिए उसे वोट मत दो। तो दे आर इशूलेस, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। उनसे पूछिए कि भाई आप एजुकेशन के सेक्टर में क्या करेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं। इलीगल सैंड माइनिंग कैसे बंद करेंगे, कोई जवाब नहीं। अस्पताल कैसे बनाएंगे, कोई जवाब नहीं। नशे की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कोई जवाब नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा पंजाब का, उसमें कैसे आप उसका समाधान देंगे, दे हैव नो आंसर्स, कोई जवाब नहीं है उनके पास। लेकिन ये बेफिजूल की बातें करने का सारा समा उनके पास है। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट या नशे की बात करते हैं, ये पूरी कंट्री की प्रॉब्लम पड़ गई है। बिकॉज जैसे हम देख रहे हैं जो इस टाइम जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, एवरीवेयर बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको कैसे लगता है कि आप पंजाब के लिए ला सकते हैं जो बाकी सूबे नहीं ला रहे, बिकॉज सेंटर अभी नहीं करेक्ट कर पा रही? देखिए पहली चीज़ तो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुस्तान की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन पंजाब में टॉप 3 स्टेट्स में आता है इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी जो 3 बड़े सूबों में हिंदुस्तान में, उसमें एक पंजाब में। और वो इसलिए है क्योंकि जॉब क्रिएशन पे सरकारों ने काम ही नहीं किया, सरकारों ने पर्सनल वेल्थ क्रिएशन पे काम किया। अब बड़े बड़े नेताओं के 7 स्टार होटल बन गए, बड़े बड़े नेताओं की 3-3 करोड़ की लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ आ गई, शॉपिंग मॉल बन गए, लेकिन नौकरियाँ नहीं मिली पंजाब के लोगों को, फैक्ट्रियाँ नहीं खुली, फार्मर्स के लिए कोई काम नहीं हुआ, किसानों की आमदनी डबल नहीं हुई, कोई काम नहीं किया। तो सिर्फ इन्होंने पर्सनल वेल्थ क्रिएशन करी है। हमें ये पर्सनल वेल्थ क्रिएशन बंद करके लोगों की वेल्थ क्रिएशन करनी है, उनकी जेबों में पैसे डालने हैं और जॉब क्रिएशन करनी है। और हम सिर्फ जॉब क्रिएशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप नौकरियां क्रिएट करें, आप नौकरियां देने वाले भी क्रिएट करें, आपको जॉब क्रिएटर्स भी आपको पैदा करने पड़ेंगे। वो सारी चीज़ें हमने दिल्ली में एक मॉडल के तहत करके दिखाया है, हमने हज़ारों लाखों नौकरियां दी हैं, वही मॉडल आप यहाँ लागू करें। लोगों के दिमाग में भी आता है कि राघव चड्ढा एक्चुअल या अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ पे आके कंट्रोल लेना चाहते हैं और यहाँ के लोगों को जगह नहीं मिलेगी। आपका इस पे कहना है? अगेन ये एक प्रोपेगेंडा है। देखिए क्या कहते थे, जब मैं पहली बार को इंचार्ज बन के पंजाब में आया तो मेरे से पहला सवाल पूछा मीडिया ने कि आपका सीएम फेस कौन होगा। तो मैंने कहा जी हम अनाउंस करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी सीएम फेस नहीं अनाउंस करेगी। ऑपोजिशन भी चिल्लाने लगी। फिर हमने ठोक बजा कर कहा हम अपना सीएम फेस अनाउंस करेंगे, अपने समय पे करेंगे पर करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर कह रहे हैं तो करेंगे, लेकिन देखना ये अरविंद केजरीवाल का नाम ही अनाउंस करेंगे, ये अरविंद केजरीवाल को पंजाब का सीएम बनाना चाहते हैं। तो ऑपोजिशन ने 6-8 महीने ये प्रोपेगेंडा फैलाया। फिर हमने भगवंत मान साहब को अनाउंस कर दिया, हमारे सबसे बड़े नेता हैं पंजाब के। हमने कहा मान साहब को एक मौका पंजाब दे, ये हमारे सीएम फेस है, लोगों से पूछ के अनाउंस करते। अब कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मान साहब को कर दिया, लेकिन चलाएगा केजरीवाल ही। अरे भाई कहीं तो ये प्रोपेगेंडा खत्म होना चाहिए। और क्यों नहीं चलाएंगे? अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम करके दिखाया दिल्ली में उनकी सरकार ने, उससे सीख लेगी पंजाब सरकार, उससे सीखेगी कि भाई मोहल्ला क्लिनिक हर जगह दिल्ली में क्रिएट करे। पंजाब में हर पिंड में क्यों नहीं क्लिनिक क्रिएट हो? जैसे हमने वहाँ पे बढ़िया वर्ल्ड क्लास स्कूल्स बना दिए। आज वहाँ पे दिल्ली में अमीर लोगों के, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूल से दाखिला अपना विड्रॉ कराकर सरकारी स्कूल में दाखिला ले रहे हैं। तो वो पंजाब में भी होना चाहिए। तो ज़रूर भगवंत मान साहब अरविंद केजरीवाल जी से चाहेंगे सीखना कि स्कूल्स कैसे सुधारें, हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे काम किया जाए। ये सारी चीज़ें हैं। तो मिल बांट के आपस में प्यार से भाईचारे के साथ काम करेंगे। हम चन्नी साहब और सिद्धू साहब की तरह काम नहीं करेंगे जो आपस में एक दूसरे की कुर्सी खींचते रहते हैं। यहाँ बड़े भाई छोटे भाई वाला प्यार है, और उस प्यार, अमन, प्यार, शांति, भाईचारे के साथ काम करेंगे। तो एक तरफ पंजाब में एक जोड़ी है चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की, जो आपस में लड़ती रहती, और एक तरफ जोड़ी है भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की, जो 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 की जोड़ी। मुझे लगता है इस बार पंजाब इस 1 और 1 11 की जोड़ी को वोट देगा। अब लोग सवाल सिर्फ फिर पूछेंगे पर ये राघव चड्ढा इस 11 में कहाँ आएगा? नहीं, मैं देखिए मुझे जिम्मेदारी इलेक्शन लड़वाने की दी गई है, लड़ने की नहीं दी गई है। आप लोगों को खासी दिलचस्पी रहती है कि कहीं मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, नहीं लड़ रहा हूँ, कहाँ से लड़ूंगा, क्या होगा। मुझे मेरी पार्टी ने, मेरे लीडर ने इलेक्शन लड़वाने की जिम्मेदारी दी है। मैं पंजाब में इलेक्शन लड़वाने का काम कर रहा हूँ, लड़ने का काम नहीं कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा आपकी पूरी हिस्ट्री जान के, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड बट मेरा फिर भी दिल करेगा कि मेरा बेटा पढ़ाई करता रहे, छोड़ के इलेक्शन में ना आए। आप अपने बेटे को मुझसे मिलवा दीजिए तो मैं उन्हें कन्विंस कर दूंगा।
बट आई होप मैंने पंजाब के जो मेरे सवाल चल रहा है कि राघव चड्ढा कौन है और क्यों आया है, उसका कुछ आंसर्स इनको दिला दिए होंगे। सो आने वाले समय में और आंसर्स देंगे आपके और इंटरव्यूज़ के माध्यम से। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत Thank you so धन्यवाद। much. थैंक यू सो मच।